नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि कैसे अंग्रेज लोगों ने भारत को लूटा या जीता। अरे जीता, कैसे उन्होंने हमको जीता। अब हम पढ़ेंगे कैसे हमको लूटा। ध्यान रखिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेज लोगों ने कैसे एक सोने की चिड़िया कही जाने वाले अपने मुल्क को, अपने देश को किस तरह से गरीब बना दिया, क्या तरीके अपनाए, क्या हथकंडे अपनाए। आधुनिक भारत की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी थी ना, ट्रेजेडी माने आपदा। हालांकि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना आपदा नहीं है। आपदा में अवसर ढूंढ लिया हम लोगों ने। तो अभी की आपदा नहीं है। अभी की आपदा भारत को जोड़ने वाला एक सिस्टम बना रहा है। आप सोचो ना यार, लाखों लोग घर से बेघर हो गए पर भूखों नहीं मरा। ये भारत की आर्थिक समृद्धि का एक सबसे जीता जागता प्रमाण है। साल भर देश की अर्थव्यवस्था खराब रही, घर बंद, फैक्ट्रियां बंद, सड़कें बंद, रेलवे बंद, उद्योग बंद, व्यापार बंद, फिर भी देश अपना क्या रहा? भूखों नहीं मरा। सबको खाना खिलाया, सरकार ने खिलाया, लोगों ने खिलाया, शैक्षणिक संस्थानों ने खिलाया, एनजीओ ने खिलाया, सब ने खिलाया, भूखों नहीं मरे। यार ये अंग्रेजों ने क्या किया कि यार अपन लोग यार गरीब बन गए। सबसे बड़ी ट्रेजेडी अंग्रेजों का आना, उससे बड़ी ट्रेजेडी हमारे देश को लूटना। तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर जो 13 है, इस चैप्टर में हम लोग ना बच्चा ये पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेजों की क्या इकोनॉमिक पॉलिसी थी। तो चैप्टर का नाम दिया है मैंने ब्रिटिश शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था, द ब्रिटिश रूल एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो हमें इस चैप्टर में यह पढ़ना पड़ेगा कि आखिरकार 200 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया, किन किन तरीकों से इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। भारत की अर्थव्यवस्था मतलब भारत का सेल्फ डिपेंड गांव। भाई हमारा यही अर्थव्यवस्था था। हमारे गांव में दो तरह के लोग, एक किसान जो अपने खेत से फसल को उपजाता है, जरूरत का सामान वो दूसरे वर्ग से लेता, जिसे हम बोलते हैं हस्तशिल्प उद्योग, कारीगर, हमारे आर्टिशियंस। तो किसान जो है अपनी जरूरत का सामान इनसे लेता है और ये लोग अपने खाने का सामान किसानों से लेते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट, सीधा सा सवाल था। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से, क्या छोरे सुन, अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से इस गांव की सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे डिस्ट्रॉय किया? इसके लिए उन्होंने अलग अलग हथकंडे अपनाए। उन हथकंडों को सो कॉल्ड पॉलिसीज कहते हैं। था उद्देश्य लूटना। पुरानी हिंदी फिल्मों में नहीं कुछ ऐसे विलन होते थे बड़े, वो क्या करते थे कि गरीबों को लूटना चाहते थे, मगर लोगों को बताते थे कि हम तो तेरा फायदा कर रहे हैं, तेरे को 4 लाख चाहिए तू ले ले, हम तो तेरा भला चाहते हैं, जमीन मेरे नाम पे गिरवी रखते। बस वहीं से पतन शुरू। अंग्रेजों ने यही किया। उनको ना भारत में बहुत बड़ी संभावनाओं का भूमि दिख रहा था, मगर इस भूमि पर कंट्रोल कर रहे थे यहाँ के राजा, रजवाड़े, निजाम, सब लोग। तो पहले उन्होंने इस पर कंट्रोल करने वाले लोगों को अपने कंट्रोल में किया। पिछले चैप्टर में पढ़ा भारत के राजवाड़ों के प्रति क्या उनकी राजनीतिक नीतियां थी। जब उन्होंने उन राजाओं को अपने कंट्रोल में कर लिया ना बच्चा, तो अब बारी आई जनता को लूटने की। और जनता को जब लूटा रे गुरु, तो ऐसा लूटा कि भारत गरीब और एक ऐसा देश बन गया जहां के लाखों लोग बेचारे भूखों मर गए। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि अभी हमारे लिए आपदा नहीं है, हमारे देश का कोई बच्चा भूखा नहीं मर रहा है, मगर अंग्रेजों के समय पर हमारे पास सब कुछ था,
फिर भी भूखे मर गए। अंतर था सरकार की नीयत का अंतर। उस समय की सरकार, वो फिरंगी सरकार, वो हमसे लूटना चाहती थी। और आज की सरकार डेमोक्रेटिक भारत की सरकार, चाहे स्टेट की हो, चाहे सेंट्रल की हो, चाहे हमारी म्यूनिसिपैलिटी की हो, वो लोगों की भूख मिटाना चाहती है। ये अंतर होता है उपनिवेशवाद और लोकतंत्र में। तो भैया इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कई सारी नीतियां अंग्रेजों ने बनाई भारत को लूटने की। उसमें सबसे पहली नीति पढ़ी है बच्चा, कृषि का व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का व्यवसायीकरण। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि कृषि का व्यवसायीकरण क्या था, क्यों था, इंपैक्ट क्या पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले कृषि का व्यवसायीकरण होता क्या है। देखो, मैं जो परिभाषा आपको एग्जाम में लिखना है ना, उस परिभाषा के अकॉर्डिंग चलता हूं। परिभाषा है बच्चा कि बाजार के लिए नकदी फसलों का उत्पादन करना और इसे खाद्यान्न फसलों के ऊपर प्राथमिकता देना। ओके, मार्केट के लिए कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना और इसको फूड क्रॉप्स के ऊपर प्रायोरिटी देना। सरल भाषा में कहूं तो बाजार के लिए ही फसलों का उत्पादन करना, यानी ऐसी फसलों का उत्पादन करना जिसका इस्तेमाल खाने में नहीं होता है, चीजों को बनाने में होता है। जैसे आप शुगर बनाना चाहते हैं, गन्ने का उत्पादन करिए गुरु। आपको चाय बनाना है तो टी प्लांटेशन करिए। आपको इंडस्ट्री के लिए बोरे बनाने, सामान भरने के लिए पैकेट बनाने हैं तो जूट का उत्पादन करिए। आपको अपने कपड़ा उद्योग के लिए कलर चाहिए, नील का उत्पादन करिए गुरु। कहने का मतलब क्या हुआ बॉस? कहने का मतलब ऐसी फसलों का उत्पादन करना जिसका इस्तेमाल उद्योगों में होता है। इसे बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यीकरण। अब क्या होता है, अंग्रेजों ने कपास, जूट, अफीम, चाय, नील, इन फसलों को बढ़ावा दिया। बात आती है क्यों दिया? समझ में आया ना? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर समझ में आया। अब बात आती है कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया। तो अंग्रेजों ने ऐसा किया क्योंकि अंग्रेज लोग चाहते थे भू राजस्व वसूली ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा, इसको भारतीय किसानों ने क्यों अपनाया ना? अंग्रेज जो चाहते थे वो भी, और भारतीय किसानों ने क्यों अपनाया? तो भारतीय किसानों के अपनाने के पीछे एक कारण था भू राजस्व वसूली। अंग्रेज लोगों ने यार बेचारे भारतीय किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू थोप दिया, बहुत ज्यादा, मोर देन 50% लैंड रेवेन्यू। अब वो इतना टैक्स चुकाए कहां से? तो वो ऐसी फसलों को उपजाने लगा जिससे सीधा कैश मिलता है। तो भू राजस्व वसूली के लिए वाणिज्यिक फसलों को, कैश क्रॉप्स को प्रमोट किया गया, पहला बड़ा कारण। किसानों ने भी इसीलिए अपनाया। दूसरा, रॉ मटेरियल प्राप्त करना, है ना। अब क्या है कि इंडिया में, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने बताया था क्या होता है गुरु? ए बच्चा, चल ले जा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोच जल्दी से। वीडियो को स्टॉप कर, चल स्टॉप कर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचो क्या होता है। आया याद? सर भूल गए, बोलो बोलो। अच्छा, कोई भी समझदार नहीं होगा जो वीडियो रोक करके पन्ना पलटे, किताब देखे कि यार इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। जिनको पता है अच्छी बात है, तुम तो हमारे बहुत ही बड़े भविष्य के धुरंधर हो, पर जिन्हें नहीं पता वो याद नहीं है। पढ़ो, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। इंग्लैंड में जब मशीनों के द्वारा उत्पादन बहुत बढ़ गया, जब मानव श्रम की जगह मशीनों ने ले लिया, जगह जगह पर उद्योग लग गए, इंडस्ट्रीज लग गई, तो उससे क्या हुआ, बम्पर प्रोडक्शन होने लगा। मगर ना यार बच्चा, इस बम्पर प्रोडक्शन के लिए जरूरी है दो चीजें। एक तो मैंने बताया रॉ मटेरियल,
और दूसरा है बाजार। रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो वस्तु बनेगी नहीं, बाजार नहीं मिलेगा तो वस्तु बिकेगी नहीं। तो यार आपको चाहिए रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के लिए उनको चाहिए था। अच्छा, इंग्लैंड की ना इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी है आप देखोगे उसको क्लाइमेटिकल तरीके से, उसका जलवायु कैसा है कि वहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता नहीं है, तो उनको चाहिए था रॉ मटेरियल कहाँ से, भारत जैसी भूमि। अरे भगवान ने क्या नवाजा है अपनी ज़मीन को, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियाँ और उन नदियों के आसपास फैला हुआ हजारों एकड़ों का मैदान, इस मैदान में उपजता है सोना, निकलता है सोना। तो यार इतनी अच्छी कृषि वाली ज़मीनें अपने पास, अंग्रेज़ों ने कहा भैया इनसे वो चीज़ प्रोड्यूस करवाओ जो हमारे उद्योग में काम आ जाए। तो कच्चा रॉ मटेरियल चाहिए अंग्रेज़ों को, इसलिए उन्होंने कमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा दिया एग्रीकल्चर में। ठीक है, दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय मंडियों की आवश्यकता थी। अब क्या है कि लंदन, कलकत्ता और कैंटन, ऐसे 3 शहर हैं, लंदन, कलकत्ता और कैंटन। लंदन कहाँ है गुरु? इंग्लैंड में। कलकत्ता कहाँ है भाई रे? कलकत्ता बंगाल में। कैंटन कहाँ है? चाइना में। अब होता क्या था कि अंग्रेज़ों ने चाइना को हमारे यहाँ से ना वो अफीम भेजते थे बहुत। जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया था ना तो उसने अफीम के व्यापार पर एक तरह से आधिपत्य करने की कोशिश की, उसको अपने अधीन करने की कोशिश की। अफीम से क्या है, अफीम चाइना में बहुत चलता है अफीम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि भारत से अफीम उगाती थी और भेजती थी कहाँ? चाइना, और बहुत मोटा मुनाफा कमाती थी। चाइना के लोगों को इतना अफीम खिलाया इन्होंने, इतना अफीम खिलाया कि वो लोग अपनी वास्तविक संस्कृति को ही भूल गए थे। बाद में वहाँ पर एक युद्ध भी हुआ जिनको अफीम का युद्ध कहते हैं, अफीम की वजह से युद्ध हुआ, वो कभी पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में। तो चाइना, कैंटन चाइना में, इंग्लैंड, लंदन इंग्लैंड में और कलकत्ता भारत में। तो क्या होता था कि इन तीनों शहरों के बीच में एक ना ट्रायंगल ट्रेड रूट डेवलप हो गया। कैसे ट्रेड रूट कि बच्चा भारत से जो है कच्चा माल कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन की तरफ। ब्रिटेन से पका हुआ माल आ रहा है भारत की तरफ। भारत से अफीम जा रही कहाँ? चाइना की तरफ। और चाइना से चाय जा रही है ब्रिटेन की तरफ। ठीक है, इंग्लैंड से कच्चा माल, भारत से कच्चा माल ब्रिटेन, ब्रिटेन से पका हुआ माल भारत, भारत से जा रही है अफीम चाइना, चाइना से जा रही चीनी कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो एक एंगल बन गया था। तो इस वजह से भी क्या है, नई नई मंडियों की जरूरत थी। उन मंडियों के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए भी रॉ मटेरियल कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को क्या किया? अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया। इसके अलावा भारतीय किसानों ने क्यों अपनाया कमर्शियलाइजेशन? कि यार वो ना महाजनी सिस्टम से परेशान थे। अब बोलोगे सर महाजनी सिस्टम क्या? सब लोग पढ़े लिखे समझदार हो यार, मुझे ऐसा लगता है। महाजनी सिस्टम मतलब होता है कि सूदखोरी नीतियां, है ना, समझ लो कि किसी से पैसा लिया अपन ने ब्याज पर, और जब नहीं चुका पाए तो उसने उसकी ज़मीन हड़प ली। तो अब ज़मीन छुड़ाने के लिए चाहिए पैसा, तो हमने कैश क्रॉप अपनाया। तो जो हमारा मोटा अनाज होता था, ठीक है, वो सब क्या हो गया? बंद हो गया। उसकी जगह क्या आ गया? कैश क्रॉप्स आ गया। तो एक कारण और रहा, कुछ किसान मुनाफा भी कमाना चाहते थे भाई, इससे बहुत काफ़ी मुनाफा भी हुआ। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के ये कुछ प्रमुख कारण थे। अब बात आती है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का हमारे यहां पर इंपैक्ट क्या हुआ। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं बच्चा, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट, सबसे पहले तो इसके इंपैक्ट को हम 2 तरीकों से पढ़ेंगे। पॉजिटिव इंपैक्ट भी हुआ है, ऐसा नहीं अंग्रेजों ने कुछ किया तो उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, उन्होंने सकारात्मक नियत से काम नहीं किया था, पर उसका इंपैक्ट तो पॉजिटिव पड़ा है। और एक पड़ा है नकारात्मक। तो पहले चलो नकारात्मक पढ़ लेते हैं भैया। नकारात्मक इंपैक्ट क्या पड़ा होगा, नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा होगा कमर्शियलाइजेशन का। सबसे पहला और बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ा कि हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ गई। खाद्यान्न उत्पादन माने जो फूड प्रोडक्शन था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई। आज आप देखो कि किसान लोग उन फसलों की पैदावार करते हैं
जो मंडियों में आसानी से बिक जाए। अभी नहीं, हमारे किसान लोग एमएसपी की मांग कर रहे हैं, बार बार सड़क पर आते हैं, तो वो इसीलिए ना कि ऐसी फसलें जो मंडी में बिके, पता चले हमने फसल बहुत पैदा कर ली और मंडी में उनको कोई पूछता भी नहीं है। ऐसी फसलें थोड़ी ना पैदा करेंगे किसान भी, किसान को भी अपना इकोनॉमिकल प्रॉफिट देखना है। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कहा कि हम वो फसलें खरीदेंगे, या व्यापारियों को कहा कि हम वो फसलें खरीदेंगे, क्योंकि आपको याद होगा 1813 का चार्टर एक्ट, तो कई सारे व्यापारी भारत में आ गए थे उस चार्टर एक्ट की वजह से, क्योंकि चाइना और चीन, दो चीज़ों को छोड़कर, चाइना और चीनी को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेड मोनोपोली हटा ली गई थी। तो कई सारे इंग्लैंड के व्यापारी भारत में आ गए। अच्छा, वो व्यापारी क्या सीधा प्रोडक्ट खरीदते थे, और खरीद कर वो कहाँ बेचते थे? इंग्लैंड बेचते थे। तो यार वो उन फसलों को वेटेज देने लगे जो फसलें सीधा इंग्लैंड में जाके बिकती हो। तो किसानों को लगा यार हमें ऐसी फसलों को बढ़ावा देना चाहिए जो हमसे कोई खरीद ले और अच्छा दाम भी मिल जाए, ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं। तो क्या किया अंग्रेज़ों ने कि हमारे उनकी इस पॉलिसी की वजह से जो किसान थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फूड क्रॉप्स को ही प्रोड्यूस किया, उनको ही उत्पादन किया, जिससे जो कमर्शियल क्रॉप्स थी उनका उत्पादन किया, और जो फूड क्रॉप्स है उनको उगाना बंद कर दिया। तो हमारे यहाँ खाद्यान्न फसलों की बहुत कमी आ गई, और उसका इम्पैक्ट दिखा तब जब हमारे यहाँ फेमाइन्स आए, जब हमारे यहाँ अकाल पड़े। उन अकालों के समय पर ना लाखों लोग बेचारे भूखों मर गए, उनको खाने के लिए नहीं मिला, कारण कि हमारे यहाँ फूड क्रॉप्स था ही नहीं। ठीक है, इसका इम्पैक्ट इस चीज़ पे भी पड़ा कि लोगों का जो पोषण स्तर होता है, न्यूट्रिशन, उनकी जो हेल्थ है वो भी क्या होने लगी? खराब होने लगी। तो ये पहला नेगेटिव इम्पैक्ट। दूसरा, भूमि बाजार को बढ़ावा मिला। भूमि बाजार को बढ़ावा मिलने का क्या मतलब हुआ कि लोग हमारे यहाँ ना खास तौर पे अब ज़मीन की थोड़ी वैल्यू भी बढ़ गई। तो पहले क्या था ना कि अंग्रेज लोगों के आने के पहले मैंने कहा हमारी इकोनॉमी सेल्फ डिपेंडेंट थी। अब अंग्रेज लोग जो है ना वो मीडिएटर के तौर पे आ गए, व्यापारी लोग। तो ज़मीन जो है वो खरीदने बेचने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से ज़मीनों का विखंडन होने लगा, टुकड़े टुकड़े ज़मीनें जो है वो होने लगी, और इससे हमारे यहाँ जोतों का आकार भी छोटा हो गया। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप चाहिए थी, तो उन्होंने अपने अपने हिस्से मांगने शुरू किए। सरल भाषा में कहूँ मैं, गाँव की भाषा में, तो जोत का आकार क्या हो गया? कम हो गया। ग्रामीण ऋणग्रस्तता, इनडेप्टनेस, ऋणग्रस्तता। हाँ भैया, अब गांव के किसान, अच्छा कमर्शियल क्रॉप्स के लिए ना बीज सब अच्छे चाहिए होते हैं, तो बेचारे वो क्या है, फंस गए। कैसे फंस गए कि व्यापारी लोग, जो ब्रिटिश व्यापारी होते थे, वो सीधा किसानों से एग्रीमेंट करते थे, जिसकी वजह से वो पहले से ही प्राइस फिक्स कर देते थे। तो एक तो उस चक्कर में फंस गए कि प्राइस पहले से फिक्स कर दिया है, पैसा उनसे उन्होंने पहले से दे दिया है, तो अब हम मजबूर हो गए तो उनको बेचने के लिए। दूसरी बात है ना बच्चा कि किसान लोग क्या हो गए कि लोन्स के चक्कर में फंस गए। फसल बोने के लिए आपने लोन लिया, फसल खराब हो गई तो आप उसको लौटा नहीं पाए, आपको फिर लोन लेना पड़ा। इस तरह से लोन पर लोन, जिसको बोलते हैं डेप्टनेस, तो वो बेचारे जो है ना एक तरह से फंस जाते हैं, ऋण जाल में फंस जाते हैं। तो किसान ज़्यादा पैसे के लालच में इन बीजों को लगाने लगा, और उससे वो लोन के चक्कर में फंसता चला गया। साधारण भाषा में बता रहा हूँ मैं। फिर एक बात, इसके कारण गांव में थोड़ा सा सौहार्द बिगड़ने लगा, तनाव बढ़ता है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जो सूदखोर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, किसानों से उनकी ज़मीनें अपने नाम तक में करवा लेते हैं, और इस वजह से किसान और उनके बीच में थोड़े संबंध जो होते हैं, वो सामाजिक तनाव वो जो है बढ़ जाता है। तो कई सारे इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि हाँ गांव में थोड़ा सा तनाव तो इस पॉलिसी की वजह से बढ़ता है। इसके अलावा ना अंग्रेज लोग बड़े व्यापारी मध्यस्थ के तौर पर भारत में आए। वो भारत से वस्तुएं खरीदते थे, कैश क्रॉप्स खरीदते थे,
और दुनिया की बड़ी बड़ी मंडियों में बेच देते थे। तो एक भारतीय किसानों का मंडियों से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं रहा, हाँ इनडायरेक्ट संबंध रहा, नई नई मंडियाँ भी डेवलप हुई। ये हुआ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट। अब बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव की। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो बच्चा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारे यहाँ स्वदेशी पूंजीपतियों का भी विकास होता है। सबसे पहली बात, स्वदेशी पूंजीपतियों का विकास। स्वदेशी मतलब अपने देश के अपने कैपिटलिस्ट क्लास का जन्म हुआ, जैसे टाटा, बिरला, डाबर, ऐसे कई सारे पूंजीपति थे, क्योंकि ये भी मीडिएटर थे ना, ये भी भारत से चीज़ें खरीदते थे और दूसरे देशों में बेच देते थे। अब टाटा, जो JRD टाटा और उनके पहले के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया था? यही तो किया था ना, यहाँ से चीज़ें खरीदी और दुनिया के दूसरे देशों में बेचा, वहाँ से चीज़ें खरीदी और भारत में बेचा। तो यानी एक जो है ना नया पूंजीपति वर्ग इस कमर्शलाइजेशन की वजह से ही डेवलप हुआ, क्योंकि उनको यहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता था, इंडस्ट्री वाली जगह पर वो ले जाकर उसको बेच देते थे। तो कई सारे गुजराती, मराठी व्यापारी, एक क्लास का यहाँ जन्म हुआ। स्वदेशी जब पूंजीपति विकसित होते हैं, मतलब कैपिटलिस्ट लोग आए, तो उनके पास पैसा था, उस पैसे से उन्होंने इन्वेस्ट किया इंडस्ट्री में। फिर उनको लगा हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं और इंडस्ट्री वालों को बेच देते हैं, उससे वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो पूरी दुनिया में बेचते हैं, तो यार हम ही क्यों ना इंडस्ट्री लगा ले। यही तो सोचेगा ना गुरु। बोले यार एक काम करते हैं भाई, उसको काहे बेचना, वो चीज हम ना इस्तेमाल कर लें। करना क्या है, एक इंडस्ट्री लगानी, चलो लगा देते हैं। तो उनके दिमाग में आइडिया आए। जब पैसा आता है तो आइडिया ऑटोमेटिक आते हैं। मेहनत से कमाया हुआ पैसा, याद रखना, पैसा आता है ना तो आइडिया आता है, मगर मेहनत से कमाए हुए पैसे पर आइडिया आता है। फ्री में मिल गया विरासत का बहुत हजारों करोड़ रुपया, तो वो अपने कहावत है ना भैया कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो ये लोगों को बड़ा दिमाग आया, अरे यार अपन भी तो इंडस्ट्री लगाएं। तो जब उन स्वदेशी पूंजीपतियों ने अपनी पूंजी से अपने देश में उद्योग लगाना शुरू किया, तो उससे विकसित हुआ क्या? स्वदेशी उद्योग। हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में सूती वस्त्र उद्योग, आयरन इंडस्ट्री, टाटा का स्टील तो आपने सुना ही होगा जो आज़ादी के पहले का है, फिर खनन, माइनिंग, बागान, प्लांटेशन, ऐसे कई सारे उद्योग हमारे यहाँ डेवलप हुए और इन उद्योगों में पूंजी का बहुत ज़्यादा निवेश किया गया भारतीय पूंजीपतियों द्वारा। तो इससे भारत के आधुनिक उद्योग का जो बेस है ना, बेस वो तैयार हो गया। सेकंड बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा गुरु ये है। अब इससे के बाद में एक और इंपैक्ट पड़ा, आंतरिक बाजारों का आपस में जुड़ाव। आंतरिक बाजार, भारत में अंग्रेज लोग तो भारत से वस्तु ले जा करके दूसरे देश में बेचते थे, ठीक है, मगर देश में क्या हुआ कि जैसे कोई वस्तु का उत्पादन होता है, मान लीजिए बम्बई में, बम्बई के आसपास महाराष्ट्र में, तो उसको बेचने के लिए उसके आसपास एक मंडी बन गई, सारे आसपास के लोग वहाँ आकर के बसते चले गए। अब जैसे मुंबई है, मैं एग्जांपल, मुंबई क्या था भाई, एक आइलैंड था, छोटा सा आइलैंड, मगर दुनिया के ब्रिटेन से जितनी वस्तुएं आती मुंबई में उतरती, भारत से जितना रॉ मटेरियल जाता मुंबई में जाता, तो यहाँ रॉ मटेरियल जाता और वहाँ से नई पकी हुई वस्तुएं आती। तो मुंबई क्या बन गया, एक इकोनॉमिकल हब बन गया ना, क्योंकि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, कंपनियां स्थापित हो रही हैं, तरह तरह की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं। फिर मुंबई में पता चला कि यार यहाँ से विदेश भेजा जाता है, तो मुंबई में सामान कहाँ से आएगा, तो पता चला कलकत्ता से आया, तो कलकत्ता मुंबई का जुड़ाव हो गया, ठीक है। नीचे चेन्नई है, चेन्नई से सामान जाता है नॉर्थ ईस्ट के हमारे साउथ ईस्ट के देशों के साथ में, और चेन्नई से रॉ मटेरियल जो है वो इंग्लैंड की तरफ जाता है, तो चेन्नई मुंबई से कनेक्ट हो गया।
यानी कि अगर आप एक चीज़ देखोगे तो जो देश के बड़े बड़े शहर थे, जैसे हमारा मालवा साहब, हमारा इंदौर ना फेमस हो गया, काय के लिए हो गया? इस कमर्शलाइजेशन की वजह से, क्योंकि मालवा यानी इंदौर में जो है नीमच और कई सारे बेल्ट से अफीमों का खेती होता था, यहाँ आती थी, यहाँ से फिर जो है वो जाती थी कहाँ, बुरहानपुर के रास्ते मुंबई भी जाता था और यहाँ से सामान ऊपर भी जाता था, आगरा जाता था, कलकत्ता जाता था। कपास हमारे मालवा में बहुत पैदा होता है, तो कपास जब पैदा होता है तो कपास को बेचने के लिए मंडी बन गई और यहाँ पर कई सारे व्यापारी हो गए जो उस कपास को खरीदते थे, उस कपास को फिर जो है वो इंडस्ट्री को बेच देते थे। तो कहने का मतलब है कि आपसी जो शहर है ना, उनका इंटरकनेक्शन बहुत बढ़ गया। रॉ मटेरियल वाले शहरों का, इंडस्ट्री वाले शहरों का, इनका आपस में कनेक्शन बढ़ा। फिर ट्रेड वाले शहरों का, इंडस्ट्री से ट्रेड तक जाने लगा, उन जगहों पर जाने लगा जहाँ से चीज़ें बाहर जाती थी, इंटरकनेक्शन। तो कुल मिलाकर बात यह आई कि स्वदेशी उद्योगों के बाद में देश की आंतरिक मंडियों का क्या हो गया, जुड़ा हुआ। इससे देश का इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन होता है, आर्थिक एकीकरण। इसके बाद में वाणिज्यिक फसलों के कारण ही हमारे देश में ना आधुनिक शेयर बाजार, जैसे कहते हैं ना, जैसे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 1875, तो मॉडर्न जो शेयर मार्केट है उसका उद्भव भी इसी की वजह से होता है। तो कुल मिलाकर के कमर्शियलाइजेशन का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट रहा। आपको इसको 200 वर्ड में तैयार करना रहेगा यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए, बट जनरली आपको थोड़ा पता होना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद में अगले चैप्टर पे आएंगे। अभी बहुत सारे चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में सब चैप्टर्स आने वाले हैं। पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स अभी मज़ेदार आने वाले हैं। जो लोग एमपीपीएससी 2022 के लिए, एमपीपीएससी के लिए जो लोग भैया हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ इसकी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। टेस्ट पेपर जिसको लगाना है, करंट अफेयर जिसको डेली का पढ़ना है, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जो बच्चा ऑफलाइन क्लास करना चाह रहा है, भैया इंदौर में भोरकुआ पर हमारा ऑफलाइन सेंटर है, जहां मैं खुद अपनी पर्सनल मेंटरशिप के साथ आप लोगों की तैयारी करवाता हूं। तो 2022-23 के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जुड़े हमारे साथ। बहुत कम फीस में आपको बहुत अच्छी तैयारी कराने का हम लोग अश्योरेंस देते हैं। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए।